तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यानी आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस दोनों क्वेश्चन में सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सोनिया एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये सोनिया और रोहित का ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वाज फॉलोज। ठीक है, तो ये आपकी जो है फर्म की बैलेंस शीट है। इसमें देखो कुछ लाइबिलिटीज दी हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है सोनिया और रोहित का, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जनरल लेजर भी दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इसके बाद देखो सोनिया का लोन अकाउंट दिया है। ठीक है, तो सोनिया एक पार्टनर है, इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ट्रांसफर नहीं करना है। ये एक तरीके से क्या है, सोनिया का खुद का लोन अकाउंट है, तो ये सोनिया का जो है एक सेपरेट अकाउंट बनेगा सोनिया के लोन अकाउंट के नाम से, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो बैंक लोन दिया है और जो क्रेडिटर दिया है, ठीक है, ये दोनों आउटसाइड लाइबिलिटीज है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, इसके अलावा असेट साइड अगर आप देखो तो इसमें देखो बिल्डिंग दिया है, मशीन दिया है, फर्नीचर दिया है, डेटर दिया है, ठीक है, प्रोविजन दिया है, स्टॉक दिया है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, बाकी जो कैश एट बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है इसका तो हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। अगर हमें कैश एट बैंक अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट बनाना होता तो वहां के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाता, फिलहाल रियलाइजेशन में ये नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी नीचे दी हुई हैं। देखो नीचे कह रहा कि द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला जो एडजस्टमेंट दिया है उसमें कह रहा कि मशीनरी रियलाइज्ड 80%, यानी जो मशीन है उससे 80% पैसा रियलाइज हो रहा है। एंड फर्नीचर वाज रियलाइज्ड एट 60% लेस देन द बुक वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्नीचर के बारे में कह रहा है कि फर्नीचर का जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो 60% लेस है, मतलब फर्नीचर से 60% कम रियलाइज हुआ है। तो बताओ कितना रियलाइज होगा, सिर्फ 40%। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दबाजी अगर करेंगे ना तो आप गलत कर देंगे। आप क्या करेंगे, फर्नीचर का 60% निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ देखो ध्यान से पढ़ना आपको, कह रहा कि फर्नीचर वाज रियलाइज्ड एट 60% लेस, यानी फर्नीचर से 60% कम रियलाइज हो रहा है। तो मतलब रियलाइज कितना हो रहा है, हमें तो वो वैल्यू देखना है ना जितना रियलाइज हो रहा है, तो 40% रियलाइज हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि डेटर्स ऑफ ₹5,000 प्रूव्ड बैड। ठीक है, यानी 5,000 का बैड डेट्स हो गया। एंड रिमेनिंग डेटर कह रहा कि जो रिमेनिंग डेटर बचेंगे उनसे हमें रियलाइज हो रहा है 90% ओनली, यानी कि 90% डेटर से रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन सेल्फ फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। यानी जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर का मतलब जो हमारी लाइबिलिटी होती है, उन्होंने क्या किया, स्टॉक को ले लिया, फुल सेट स्टॉक को लेकर के फुल सेटलमेंट कर लिया। तो इसकी हमें कोई भी एंट्री नहीं करना है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था, अगर किसी भी लाइबिलिटी के बदले कोई असेट ले जा रहा है, ठीक है, वो क्रेडिटर, तो उसके बारे में हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम करेंगे भी, ठीक है, देखो क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है तो एक तरीके से हम क्रेडिटर का जो पेमेंट हो रहा है उसे डेबिट में दिखाएंगे, और स्टॉक जो वो ले जा रहा है उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि स्टॉक कम होगा। तो अल्टीमेटली दोनों का जो इम्पैक्ट होगा ना वो नील आएगा। तो इससे अच्छा आप दिखाओ ही ना। ठीक है, अगर दिखाओगे भी तो उसका इम्पैक्ट नील आएगा। तो इसीलिए हम इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो याद रखना, अगर किसी भी लाइबिलिटीज के बदले में, ठीक है, हम किसी को असेट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, ठीक है, इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा कि रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 75,000। ठीक है, जो रिमेनिंग स्टॉक बचा था उससे हमें 72,000 रुपया रियलाइज हो रहा है। तो ये 72,000 हम दिखा देंगे। ठीक है, हमें तो बस इतना मतलब है कि कितना रियलाइज हो रहा है, तो 72,000 का रियलाइजेशन हो रहा है, तो 72,000 हम दिखा देंगे। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹14,000 वर पेड बाय रोहित। अब यहाँ देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो हुआ है 14,000 का, लेकिन पेड कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है। तो डेबिट में हम दिखाएंगे रोहित से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, ओके, हमसे कह रहा कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी सिंपल, कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो भी असेट्स दी हैं
उनको हमें डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेना है। जैसे कि बिल्डिंग दिया था कितना 2 लाख का, इसको हमने डेबिट में ट्रांसफर कर लिया। मशीन दिया था कितने का 1,40,000 का, इसको भी हमने डेबिट में ट्रांसफर कर लिया। फर्नीचर दिया था 80,000 का, इसको भी हमने डेबिट में ट्रांसफर कर लिया। डेटर की वैल्यू दी थी 1,25,000, इसको भी हमने डेबिट में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, और स्टॉक की वैल्यू कितना दी थी 60,000, इसको भी हमने डेबिट में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो बैलेंस शीट से हमने क्या क्या ट्रांसफर कर लिया, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक। ठीक है, कैश एट बैंक तो आएगा नहीं और प्रोविजन तो क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कैपिटल तो नहीं जाएगा क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है और कैपिटल अकाउंट हमें बनाना नहीं है। जनरल लेजर भी कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, सोनिया का अलग से लोन अकाउंट ही बनता है। तो बचा क्या, सिर्फ ये दो चीजें। ठीक है, यानी कि बैंक लोन और क्रेडिटर, और इधर असेट साइड में ये जो प्रोविजन दिया था, यानी तीन चीजें हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने दिखा दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 5,000। ठीक है, इसके बाद बैंक लोन दिया था कितना 2,20,000 का, वो हमने ट्रांसफर कर लिया। और क्रेडिटर की वैल्यू दी थी 70,000, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने पूरी बैलेंस शीट को जो हमें ट्रांसफर करना था असेट और लाइबिलिटीज को, वो हमने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, चलो इसके बाद हम एक एक एडजस्टमेंट करते हैं और उसका भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट दी थी कि जो मशीनरी है, कह रहा कि इसका रियलाइजेशन हो रहा है 80% पर, और फर्नीचर का 60% कम पर, यानी कि 40% रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीन और फर्नीचर को रियलाइज कर लेते हैं। मशीन और फर्नीचर को देखो, मशीन यहां हमने दिखा दिया 1,12,000। सर 1,12,000 कैसे आया, तो देखो मशीन की जो वैल्यू है वो कितना है, मशीन की वैल्यू दी है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000, और रियलाइजेशन वैल्यू कितना इसका है 80%। तो 1,40,000 का अगर आप 80% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,12,000। कितना आ जाएगा, 1,12,000, जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और फर्नीचर जो कि कह रहा था 60% कम रियलाइज होगा, यानी कि 40% रियलाइज होगा। तो जो भी फर्नीचर की वैल्यू दी है उसका आप 40% निकाल लीजिए। यहाँ पे देखो फर्नीचर की वैल्यू कितना दिया है 80,000, तो 80,000 का अगर आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32,000। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितना आ गई 32,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कह रहा था, देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा था कि जो डेटर हैं 5,000, उसमें से क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। अच्छा एक बार देखो डेटर्स की वैल्यू कितना दी है, तो डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे दी है 1,25,000। ठीक है, प्रोविजन से यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम सिर्फ कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो 1,25,000 का डेटर दिया है, इसमें से कह रहा कि 5,000 डूब गया, बैड डेट्स हो गया। तो डेटर की जो नेट वैल्यू बची वो कितना बची, 1,20,000। अब जो 1,20,000 बची, कह रहा कि रिमेनिंग डेटर्स यानी कि 1,20,000 वो रियलाइज हो रहा 90% पर। ठीक है, तो 1,20,000 का अगर आप 90% कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो आपका आ जाएगा 1,08,000। कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द, यानी आधा जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स की जो टोटल वैल्यू थी उसका हाफ, स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, उसको स्टॉक दे दिया गया। तो इसकी तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, है ना, इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। देखो अगर मान लीजिए इसकी एंट्री हम करते हैं, तो देखो क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है तो एक बार आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट में। ठीक है, और क्योंकि स्टॉक ले जा रहा है उसके बदले में, तो एक बार कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट में। तो दोनों का अल्टीमेटली जो इंपैक्ट आएगा वो नील आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, दिखाते ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो आधा क्रेडिटर बचा है, क्रेडिटर की वैल्यू कितना थी 70,000, यहाँ पे देखो दिया ना 70,000। तो जो आधा क्रेडिटर बचा रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है, देखो कह रहा कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो रियलाइज हुआ, सॉरी आधा क्रेडिटर कह रहा हूं, जो रिमेनिंग स्टॉक है, स्टॉक कितने का था एक बार देख लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू है 60,000, तो 30,000 का स्टॉक बचा था। तो जो 30,000 का स्टॉक बचा था उससे हमें कितना रियलाइज हो रहा है 72,000। ठीक है, 72,000। तो हमें तो बस इससे मतलब होता है कि कितना हमें रियलाइज हुआ। ठीक है, तो 72,000 रियलाइज हुआ, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टॉक के सामने 72,000 दिखा देंगे। यहाँ पे देखो मैंने दिखाया स्टॉक के सामने 72,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो एक असेट ऐसा है जिसके बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दी है कि वो कितने में रियलाइज हो रहा है। सर कौन सा, तो वो बिल्डिंग है।
बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी असेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है रियलाइजेशन से रिलेटेड, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि उसकी बुक वैल्यू पर वो रियलाइज हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख की इसकी रियलाइजेशन वैल्यू होगी। तो देखो हमने यहाँ पे दिखाया है बिल्डिंग को कितने पे, 2 लाख पर। ठीक है, 2 लाख पे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये सभी रियलाइजेशन वैल्यू को आप टोटल कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे। देखो इसका सम आ जाएगा, आप इसका सम करोगे तो इसका सम आ जाएगा 5,24,000, 5,24,000। ठीक है, इसको बाहर वाले कॉलम में रख देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ, एक रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है। देखो कह रहा रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹14,000 वर पेड बाय रोहित। अब क्योंकि रोहित पेमेंट कर रहा है तो इसको हम डेबिट में टू बैंक करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है गाइस, इसको हम कैसे दिखाएंगे, टू बैंक करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि यहाँ कैसे लिखेंगे, टू रोहित कैपिटल कितना 14,000। ठीक है, इसके अलावा देखो लाइबिलिटी साइड में ये जो बैंक लोन दिया है इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका पेमेंट कितनी वैल्यू पर हुआ है। तो मैंने बताया था अगर किसी लाइबिलिटीज के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम हमेशा उसकी बुक वैल्यू पर उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इसकी बुक वैल्यू कितना दी है गाइस, 2,20,000, तो इसका पेमेंट कितने पे होगा, 2,20,000 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक लोन कितना, 2,20,000। ठीक है, तो सारी चीजें हमने दिखा लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका बैलेंस करोगे। ठीक है, अब अगर आप इसका बैलेंस करोगे तो आप देखोगे डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो आप एक काम करोगे, डेबिट साइड के सारे अमाउंट को आप टोटल कर लोगे, जैसे कि 2 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 1,25,000 प्लस 60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 14,000, इन सभी का टोटल जब आप करोगे तो आपका जो डेबिट साइड का टोटल है गाइज वो आ जाएगा 8,39,000। कितना आ जाएगा, 8,39,000। और यही सेम अमाउंट आप दिखा दोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद जो क्रेडिट का सारा अमाउंट है इसको आप ऐड कर लोगे। ठीक है, जैसे कि 5,000 प्लस 2,20,000 70,000 16,000 फिर अगेन 16,000, नहीं ये कहां से आ गया 16,000, एक सेकेंड, ये 16,000 आ गया किस चीज का, एक सेकेंड, 16,000 तो नहीं किसी का दिया था इसमें गाइस, नहीं नहीं ये आप इसको कट कर लीजिएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये गलती से लिखा हुआ, ये 16,000 नहीं रहेगा। और ये कोई कैपिटल वगैरह भी नहीं लेकर, फर्नीचर वगैरह भी नहीं लेके जा रहा, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको आप कट कर लीजिएगा, ये नहीं रहेगा, दोनों चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आप कितना जोड़ोगे, 5,000 2,20,000 70,000 और प्लस ये जो रियलाइजेशन की वैल्यू है यानी कि 5,24,000। ठीक है, इन सब का जो भी टोटल आएगा उसे आप घटा दोगे 8,39,000 में से। ठीक है, तो 20,000 का बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट में, जो कि क्या डिनोट करेगा, आपका लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस 20,000 को हम पार्टनर में बांट देंगे, यानी कि सोनिया और रोहित में, उनके ओल्ड पीएसआर में। तो सोनिया के हिस्से में आएगा 12,000 और रोहित के हिस्से में आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो गाइस ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलती से यहाँ पे लिखा है, ये 16,000 कुछ भी नहीं है और ये भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन का है, वो हटाने यहाँ से, तो इसको आप हटा लीजिएगा। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अनुराग एंड प्रेम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो गाइस ये दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ये उनकी बैलेंस शीट दी है ना। बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, मिसेज अनुराग का लोन अकाउंट दिया है। अब यहाँ देखो मिसेज अनुराग लिखा हुआ है ना, मतलब अनुराग की पत्नी है, उनका लोन अकाउंट है, तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और जो अनुराग का लोन अकाउंट है, ठीक है, इसको हम सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं, यानी कि अनुराग लोन अकाउंट में, जो कि यहाँ हमें नहीं बनाना है तो उसको हम छोड़ देंगे। बाकी इसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है और कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ठीक है, और एसेट साइड में आप देखो बैंक दिया है, सन्ड्री डेटर है, प्रोविजन दिया है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, यानी कि ये निगेटिव बैलेंस है। ठीक है, जो कि कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है।
रियलाइजेशन में नहीं। एक चीज आपको यहां समझना है, देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों दिया है, तो याद रखना कभी भी अगर आईएफआर के साथ यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ असेट साइड में अगर इन्वेस्टमेंट दिया है तो दोनों चीजें आप कहां दिखाओगे, रियलाइजेशन में। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां दिया होता और इन्वेस्टमेंट ये ना दिया होता, तब आप कहां दिखाते, डायरेक्ट इसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया है नीचे, कह रहा कि द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी जो अनुराग है वो 60% स्टॉक को ले रहा है 20% डिस्काउंट पर। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे आगे। कह रहा कि 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, यानी जो उसका स्टॉक का जो 25% है वो कह रहा कि वाज सोल्ड, उसको बेच दिया गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कास्ट, यानी उसकी जो कॉस्ट थी उसकी 40% प्रॉफिट पर उसे बेच दिया गया। ठीक है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। आगे कह रहा कि रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलीट एंड रियलाइज्ड नथिंग, उससे कुछ नहीं रियलाइज हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो ये देखना ना कितना रियलाइज हुआ। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, कह रहा कि फर्म हैड टू पे 90,000 एज कॉम्पनसेशन टू वर्कर, तो 90,000 कॉम्पनसेशन का पे करना है वर्कर को। ठीक है, और थर्ड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, यानी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट दे करके और फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी वही बात हो गई कि एक लाइबिलिटी के बदले एक असेट दिया जा रहा है, तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, और फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सन्ड्री डेटर रियलाइज एट 75%, यानी डेटर से 75% रियलाइज हो रहा है, एंड प्लांट रियलाइज 20% लेस। यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो प्लांट है उससे 20% लेस यानी कम रियलाइज हो रहा है, तो मतलब रियलाइज कितना हो रहा है सर, 80%, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, ध्यान देना। चलो इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क, यानी जो प्रेम है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि जो भी डिसोल्यूशन का वर्क होगा वो हम करेंगे, एंड ही वाज गिवन फर्नीचर एज हिज रिम्यूनरेशन, और फर्म क्या कर रही है उसके बदले में प्रेम को फर्नीचर दे रही है एज अ रेम्यूनरेशन। तो यहाँ भी वही बात हुई कि मतलब एक तरीके से फर्म का जो एक्सपेंस हो रहा है उसके बदले में फर्म क्या कर रही है, उसको फर्नीचर दे रही है, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे, मतलब एक एक्सपेंस के बदले में फर्नीचर दिया जा रहा है। तो भाई देखो एक्सपेंस का जब हम पेमेंट करते हैं तो उसको कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, और फर्नीचर दिया जा रहा है तो फर्नीचर कम हो रहा है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो अगर एक को हम डेबिट करें दूसरे को क्रेडिट करें तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, नील आएगा, तो इससे अच्छा इसको दिखाओ ही मत। ठीक है, चलो हमसे कह रहा रियल, अच्छा एक एडजस्टमेंट और है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 10,000। ठीक है, यानी फर्म जो है 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, इसको भी दिखा लेंगे। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो सिंपली इसमें भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जितनी भी असेट दी हैं बैलेंस शीट में उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि डेटर दिया है 60,000 का, वो हमने ट्रांसफर कर लिया। स्टॉक दिया है 1 लाख का, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया। फर्नीचर दिया है 20,000 का, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया। और प्लांट की वैल्यू दी है 4 लाख की, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया। और इन्वेस्टमेंट दिया था 45,000 का, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, चलो इसी तरीके से जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी छोड़ो, पहले जो असेट साइड में प्रोविजन दिया था इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में, उसको हमने ट्रांसफर कर लिया 3,000 का। बाकी जो आउटसाइड लाइबिलिटी है जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर दिया 60,000 का, इसको ट्रांसफर कर लिया। मिसेज अनुराग लोन, अनुराग की वाइफ, मिसेज अनुराग मतलब जो अनुराग है उसकी जो वाइफ है उसका लोन दिया था 80,000, जो कि आउटसाइड लाइबिलिटी कंसीडर किया जाएगा, इसको भी हम ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट में। और देखो आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया था 10,000 का, उसको भी हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। और जो WCR दिया था, WCR कितना 90,000, उसको भी, सर ये 90,000 कहाँ से आया, 90,000 जो क्लेम हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूं आपको एडजस्टमेंट में कौन सी एडजस्टमेंट थी, एक सेकंड, ये देखो सेकंड वाली, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कॉम्पनसेशन टू वर्कर। ठीक है, यानी 90,000 रुपया जो कॉम्पनसेशन का पे करना, उसको हम यहाँ एज अ लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी यहाँ पे हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रहा।
तो बाई WCR 90,000, ठीक है, एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी दिखा लिया, और इसका पेमेंट भी करना है तो इसको हमें डेबिट में भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दिखा है ना, टू बैंक अकाउंट करके, यहाँ पे देखो टू बैंक अकाउंट कॉम्पनसेशन 90,000। सर एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 90,000 की जो लाइबिलिटी है इसके लिए हमारे पास सफिशियंट रिजर्व है। तो देखो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा, 1,20,000, तो 90,000 का तो पेमेंट हो जाएगा आराम से। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, जो कि हमें यहां नहीं बनाना है, ठीक है। ओके चलो इतनी सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम रियलाइजेशन करते हैं एडजस्टमेंट पढ़ करके। सबसे पहले दिया था अनुराग टुक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी जो अनुराग है वो 60% स्टॉक ले रहा है 20% डिस्काउंट पर। तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो यहां पे लिखेंगे बाई अनुराग से कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना वो ले रहा है 60%। तो देखो स्टॉक की वैल्यू कितना थी 1,00,000, 1,00,000 का 60% कितना होता है 60,000। इसको ले तो रहा है लेकिन 20% कम पे ले रहा है, तो इसमें से हम 20% माइनस कर देंगे, और 60,000 का 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा 12,000। तो 60,000 में से 12,000 माइनस कर दोगे, मतलब अनुराग जो 60% जो स्टॉक ले रहा है वो कितने में ले रहा है 48,000, यानी कि 20% कम पे ले रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देखो कैसे दिखाएंगे, 1,00,000 का 60% निकालेंगे 60,000 आ गया, और अनुराग जो टेकन ओवर कर रहा है स्टॉक वो कितना कर रहा है सिर्फ 60%, ठीक है, और कैसे 20% लेस पर, यानी कि 20% कम पर। तो 60,000 का 20% निकालेंगे 12,000 आया, तो 60,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, यानी जो अनुराग 60% स्टॉक टेकन ओवर कर रहा है वो कितने में कर रहा है 48,000 में, ठीक है, यानी 12,000 के लॉस पे, ठीक है, मतलब 12,000 का फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस से हमें कोई मतलब नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, उसी में आगे कह रहा है कि जो 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक है, यानी जो 25% का रिमेनिंग स्टॉक है वाज सोल्ड, उसे बेच दिया जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो अब क्योंकि ये रियलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम दिखाएंगे बाई बैंक अकाउंट करके। देखो स्टॉक की वैल्यू कितना थी 1,00,000, इसमें से 60,000 तो अनुराग ले लिया, बचा कितना 40,000। अब इस 40,000 का कह रहा कि 25%, ठीक है, रियलाइजेशन हो रहा है, 25% का रियलाइजेशन हो रहा है, तो 40,000 का 25% कितना हो रहा है 10,000, और रियलाइजेशन कितना हो रहा है, कह रहा कि जो 25% रियलाइजेशन हो रहा है रिमेनिंग स्टॉक का, यानी कि 40,000 का, वो 40% प्रॉफिट पे हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो देखो 40% का सॉरी 10,000 का 40% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40%, यानी कि 4,000, तो 10,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। मतलब जो रिमेनिंग 25% स्टॉक का रियलाइजेशन हो रहा है 40% प्रॉफिट पर, वो कितने में हो रहा 14,000 पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, फिर से एक बार समझो, देखो 1,00,000 में से 60,000 हम माइनस कर देंगे जो अनुराग ने ले लिया था, बचा कितना 40,000। इसका कह रहा है कि 25% रियलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि 10,000 का, और कैसे 40% प्रॉफिट पर, तो 10,000 का 40% होता है 4,000, तो 4,000 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 14,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलो आगे कह रहा है कि जो रिमेनिंग है और जो रिमेनिंग बचा उससे कुछ भी नहीं हो रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी क्रेडिटर के बदले में इन्वेस्टमेंट दिया गया, यानी एक लाइबिलिटी के बदले में एसेट दिया गया, तो इसकी एंट्री हमें करनी नहीं है। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सन्ड्री डेटर रियलाइज्ड एट 75%। अब देखो डेटर की वैल्यू कितना है, तो डेटर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 60,000, इससे हमें मिल रहा 75%, तो 60,000 का 75% अगर आप कैलकुलेट करेंगे गाइस तो आपका आ जाएगा 45,000, कितना आएगा 45,000, ठीक है। तो 45,000 हमने दिखा लिया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, अच्छा उसी में आगे करा कि प्लांट रियलाइज 20% कम, ठीक है, मतलब 20% कम रियलाइज हो रहा है प्लांट से, मतलब कि 80% रियलाइज हो रहा है। तो प्लांट की वैल्यू कितना है, प्लांट की वैल्यू कितना 4 लाख, और 4 लाख का 80% कितना होता है 4 अठे 32, यानी कि 3,20,000। देखो प्लांट से कितना रियलाइज हो रहा है 3,20,000, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा कि प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका तो करना नहीं था, है ना, एक्सपेंस के बदले में फर्नीचर दिया जा रहा है, इसका तो करना नहीं है। बाकी स्टॉक के बारे में देखो, रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोल्यूट, देयर नथिंग, ठीक है।
ये कहाँ से स्टॉक आ गया 72,000? ये नहीं रहेगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार। $72,000 ये कहीं पे दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर टुक ओवर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं रहेगा, ये गलती से आ गया। इसको आप यहां से हटा लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये 72,000 स्टॉक का नहीं रहेगा। 3,20,000 प्लस 45,000, तो ये हो जाएगा 45, 10 55, 10 65, 65 और 10 75 और 4 79। हाँ ठीक है, 3,79,000 ये नहीं रहेगा, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक का एडजस्टमेंट तो यहाँ ऑलरेडी हमने कर ही लिया था, ठीक है। ऊपर देखो, एक सेकंड, यहाँ पे देखो स्टॉक का एडजस्टमेंट हमने कर लिया था, तो ये अगेन कहाँ से आएगा? ये नहीं आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन वैल्यू आएगी टोटल, वो आएगी, देखो स्टॉक से यहाँ टोटल 14,000 ये, और डेटर से 45,000 और प्लांट से 3,20,000, यानी टोटल जो रियलाइजेशन की वैल्यू है वो 3,79,000 आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलो इसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। फिफ्थ वाले की एंट्री तो करनी नहीं थी, है ना। इसके बाद 6 पॉइंट में कह रहा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000, तो 10,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस कर रही कौन? फर्म कर रही है। कुछ नहीं दिया तो फर्म का मानेंगे, तो इसको दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके, और रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 10,000, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखना, जो अनुराग मिसेज अनुराग लोन अकाउंट था, यानी अनुराग की वाइफ का जो लोन अकाउंट था, जिसकी वैल्यू कितना थी? जिसकी वैल्यू थी 80,000, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जबकि ये भी क्या है? एक आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो हम क्या मानेंगे कि इसका जो पेमेंट है वो बुक वैल्यू पर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात जानने वाली है, आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, टू बैंक अकाउंट करके, और ब्रैकेट में रेफरेंस के लिए टू मिसेस अनुराग से लोन कितना? 80,000, ठीक है। बस सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसका बैलेंस कर लीजिए। तो देखो, इसका जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी लॉस ही आएगा, डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड ये 60,000, 1 लाख, 24 लाख, 45,000, 90,000, 10,000, 80,000, इसके अलावा हाँ बस इतना आप टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा डेबिट का टोटल साइड 8,05,000। फिर इसके बाद क्रेडिट का टोटल कर लेंगे, जैसे कि ये सारी चीजें, यानी कि 3,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, क्रेडिटर का 60,000, अनुराग्स लोन मिसेज अनुराग्स लोन 80,000, IFR 10,000, WCR 90,000, इसके अलावा 48,000 जो अनुराग स्टॉक लेके गया था वो, और बाकी ये जो रियलाइजेशन वैल्यू थी टोटल, है ना, 3,79,000, इन सभी का टोटल करके आप डेबिट के टोटल से माइनस कर देंगे, यानी 8,05,000 में से माइनस कर देंगे, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,35,000, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, पार्टनर्स में यानी कि अनुराग और प्रेम में उनके PSR में बांट देना है। तो अनुराग के हिस्से में आएगा 90,000 और प्रेम के हिस्से में आएगा 45,000, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन आज जो हमने डिस्कशन किए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी एडजस्टमेंट को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको फिर से दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।